चलें बेटा देखिएगा, इसमें मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिए हुए थे। फर्स्ट पेज पे आपको क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पर्पस और डेफिनेशन, और वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड है, एंड हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब कैपिटल गेन, और फॉर रेंटल पर्पस और फॉर बोथ। उसके बाद जनाब रिकग्निशन कब होगी, जब बेनिफिट मिलने का चांस क्या होगा, प्रोबेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको मेंशन कर दी गई कि अगर डिफरेंट पोर्शन सेपरेबल हो तो क्या करना है, और अगर सेपरेबल ना हो तो क्या करना है। ठीक है, तो अगर पोर्शन सेपरेटेबल हैं तो मैंने क्या लिखा, इफ कैन बी सोल्ड सेपरेटली देन हेल्ड फॉर यूज, जिसको आपने यूज के लिए रखा हुआ है उस पर किसकी एप्लीकेशन, IAS 60, जिसको बेचने के लिए रखा हुआ है IAS 2, और जिसको एप्रिसिएशन या रेंट के लिए रखा हुआ है IAS 40। ये बात अब समझ में आ रही है। आगे बढ़िए बेटे, नॉन सेपरेटेबल अगर पोर्शन होंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आपने हेल्ड किया हुआ है यूज के लिए IAS 16, और अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड किए हुए हो एप्रिसिएशन के लिए, सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड किए हुए, तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IAS 40। उसके बाद जनाब ये पॉइंट मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे जाइए, पेज नंबर 2 पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेम 100% हमने यही बातें की थी अंडर IAS 16 कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूड होगा। वही सारे कंपोनेंट्स बेटे मैंने यहाँ लिख दिए आपकी आसानी के लिए। एक तो इनवॉइस परचेज प्राइस, फिर परचेज एक्सपेंसेस जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसमें ब्रोकरेज कमीशन, आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर को बीच में इन्वॉल्व किए बगैर हम लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज नहीं कर सकते। तो हर वो कंपल्सरी एक्सपेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब उसमें देखो उसके अलावा लीगल चार्जेस होते हैं। भाई पहले आपने कंसल्टेंसी ली कि हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं है, जिनसे हम चीज़ खरीद रहे हैं उन्हीं के नाम में। आपको पता है प्रॉपर्टी में बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है, किसी और की प्रॉपर्टी होती है कोई और बेच के चला जाता है, बाद में रियल ऑनर भी आ जाता है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो कंसल्टेंसी और वैटिंग, इसे कंफर्मेशन को कहते हैं वैटिंग करवाना, डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, और जिससे खरीद रहे हो ये वाकई में उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नोटरी चार्जेस, उस वक्त कुछ गवर्नमेंट को भी आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे चार्जेस। फोर्थ पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कोई टैक्सेस कोई ड्यूटीज, लेकिन कंडीशन क्या है, वो नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल हो। और आखिर में देखो मैंने क्या पॉइंट लिख दिया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है और उसके साथ कंडीशन मैंने क्या लिख दी, एट द टाइम ऑफ परचेज। बेटे आप उठिए, अब जी आप उठो मेरा बेटा, एक चेयर बैक चले जाइए, वो अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, आप लोग आपस में बोल पड़ते हो। अब कोई एक चले जाए, बात तो ज्यादा ये कर रहे हैं आपके साथ। अब व्हाइट शर्ट में बात किए, मैं लड़कियों में बिठा दूंगी। जी बेटे, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो जब ये कह दिया आपको एक दफा कि कॉस्ट में ये पॉइंट इंक्लूड करने हैं, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे तो अंडरस्टूड बात है कि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि वो बात उसने ये बातें उसमें IAS 16 में भी लिखी हुई थी, यहाँ भी लिखी हुई है, MCQs में पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जो नहीं इंक्लूड होनी चाहिए वो भी मैंने अलग से लिख दी। वैसे तो सिर्फ एक लिस्ट याद कर लो, भाई ये कॉस्ट का पार्ट होगा, तो उसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी अंडरस्टूड बात है कि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट की बात हो रही थी। IAS 16 में आपकी बुक में उसने सिंपल स्टार्टअप कॉस्ट लिख दिया था, उसको बताया नहीं था बच्चों को कि स्टार्टअप कॉस्ट में होता क्या है। देखो बेटे, हम जब भी कोई भी नया कारोबार शुरू करना होता है पहले उसके बारे में सोचते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं, फिर अगर उस पर डिफरेंट डिसीजन टेक्निक अप्लाई करते हैं, और फिर अगर हमें लगता है कि हाँ इससे हमें फ़ायदा होगा तो हम प्रॉपर रिसर्च के बाद
उसको यस करते हैं, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो बिफोर फाइनल एक्सेप्शन, फाइनल परचेज ऑफ द नॉन करंट एसेट, स्टार्ट में आपने जितनी प्लानिंग की, जितना रिसर्च वर्क किया, जो कुछ किया स्टार्ट में, वो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट होती है, वो कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। तो उसमें वो मैंने लिख दिए हैं कि बिजनेस की प्लानिंग कॉस्ट है, कोई रिसर्च कॉस्ट है, कोई मार्केटिंग है, चाहे प्री प्रोडक्शन है, आफ्टर प्रोडक्शन है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस स्टार्ट में है। आपको पता है एक गैलरिया तो यहाँ है, एक गैलरी उधर बन रहा है समुद्री रोड पे, अभी वो बन नहीं रहा था, उन्होंने प्लॉट ही परचेज किया था, ये ढेरों ढेर मार्केटिंग शुरू हो गई, भाई वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अनदर गैलरिया, तो आइए बुकिंग करवाइए। याद है ना, वो जो मार्केटिंग का एक्सपेंस है वो भी आपका क्या है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ये उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। एक तो है ना बन गया, प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो गई, बाद की मार्केटिंग है वो तो हमें पता है रेगुलर बेसिस पे है, वो तो वैसे ही आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो भाई इसी वो मैंने मार्केटिंग का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं भाई, ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही होता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, हमें क्या मिलता है, ऑपरेटिंग लॉस। हमारी सेल्स रेवेन्यू कम होती है, सेल्स कम होती हैं और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। तो कभी सुना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या लॉस है, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं। अब भाई उसने लिख दिया इसलिए मैंने भी लिख दिया, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो फिर पूछते हैं ये नहीं लिखा पॉइंट, ये क्या है। एबनॉर्मल लॉसेज हैं, नॉर्मल लॉस है बेटे या एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस तो इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, लेकिन एबनॉर्मल लॉस आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से है। ये लॉसेस भी कभी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है, दो तरह की ओवरहॉलिंग होती है, एक एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, दूसरा एसेट की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाता। जो रूटीन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है वो एसेट की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाती। आईटीए ने क्या सिखाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके हो गया यहाँ तक। अब भाई इस पे नेक्स्ट पेज पलटिए, लेसर और लेसी में क्या डिफरेंस होता है। लेसर कौन है, लैंडलॉर्ड, और जो टेनेंट है लेसी है। ऐसी है, हम लेसी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो आप लोग में बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे, मैंने नया हॉस्टल बनाया रेंट पे देने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूं कि भाई मेरे हॉस्टल में आ जाएं, मैं आपको ये पार्टी दूंगी, मैं आपके लिए ये मैनेज करूंगी, आपका सामान उठा के अपने हॉस्टल में ले आऊंगी। तो लेसी की जो मिन्नत समाजत कर रहे हो, उसे अपना लेसी बनाने के लिए वो भी एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने स्टार लगाया, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये जब हमारे पास ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो जाएगा 60 to 70%, फिर ये पॉइंट समझोगे आप। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख दिया कि कॉस्ट मॉडल भी यूज हो सकता है और फेयर वैल्यू भी। कॉस्ट मॉडल में मैंने क्या लिखा, सेम रूल्स एज पर IAS 16, जस्ट विद वन एक्सेप्शन। सबसे पहले क्या लिखा, स्क्रैप वैल्यू क्रॉस की हुई है। हाँ, स्क्रैप वैल्यू आपने कॉस्ट मॉडल में यहाँ क्या एज्यूम करनी है, ये सिर्फ IAS 40 में करनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, PPE के लिए जीरो मत एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन के आगे मैंने टिक लगाया हुआ है। कॉस्ट मॉडल है तो अंडरस्टूड बात है कि डेप्रिसिएशन होगी। इम्पेयरमेंट अभी हमने इसके बाद स्टैंडर्ड पढ़ना है। इम्पेयरमेंट लॉस हम रिकॉर्ड किया करते हैं जब कॉस्ट मॉडल हो, चाहे वो PPE से रेलिवेंट कॉस्ट मॉडल हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हो, ये बाद में पढ़ेंगे। आखिर में क्या लिखा हुआ है भाई, जब आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो फेयर वैल्यू क्या है ये हमारे लिए कंसर्न एबल नहीं होता। तो जब ये कंसर्न एबल नहीं है तो हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन डेफिसिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। इसके ऑपोजिट फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाओगे, यहाँ डिफरेंसेस हैं। जब PPE के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन होती है, यस, बट यहाँ मैं क्या लिखे, IP में अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी, रौला ही हल हो जाता है। ना डेप्रिसिएशन होगी ना इम्पेयरमेंट लॉस होगा। हाँ, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो बेटे फेयर वैल्यू का सरप्लस या डेफिसिट होगा। अच्छा, एक और डिफरेंस सुने,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जब हम फेयर वैल्यू मॉडल को यूज करते थे, सरप्लस आता था उसे कहाँ लेके जाते थे? ओसीआई में लेके जाते थे, और डेफिसिट आता था आईपी के केस में भी जब आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करोगे, सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। डेफिसिट की वही ट्रीटमेंट है कि इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ ओआई में, लेकिन सरप्लस की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में अगर सरप्लस आएगा वो ओसीआई का पार्ट नहीं बनेगा, वो किसका पार्ट बनेगा? ओआई का, अलोंग विद डेफिसिट। क्या पढ़ा? फिर सुनिएगा। जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालते थे, उसे कहाँ लेके जाते थे? ओसीआई किसका पार्ट होता है? इक्विटी का, मतलब वो बैलेंस शीट में चला जाता है। ऐसे ही किया ना। और पीपीई में जब रिवैल्यूएशन डेफिसिट आता था, उसका क्या करते थे? इनकम स्टेटमेंट में उसे ले जाते थे। व्हाइल इन केस ऑफ आईपी, चाहे सरप्लस है रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन लॉस है, वो कभी भी ओसीआई का पार्ट नहीं बनेगा, वो हमेशा किसका पार्ट बनेगा? ओआई का पार्ट बनेगा। तो यही चीज यहां मैंने ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया कि फेयर वैल्यू सरप्लस आता है या आपके पास डेफिसिट आता है, इज रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट। लिखा हुआ नजर आ रहा है? मतलब वो किसका पार्ट होगा? ओआई का, रादर देन ओसीआई एज इन आईएएस 60। यहां तक हमने थ्योरी पढ़ ली। चलें बुक्स ओपन कीजिए, इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, बाकी स्टैंडर्ड कल पढ़ेंगे। ओपन योर बुक्स। Page number 133, example number 1. पेज नंबर 133, एग्जाम्पल नंबर 1। साइलेंट रहना है और सिर्फ बुक पे फोकस रखना है, कान मेरी तरफ। स्टार्ट करें? हर्सिंग बस्टिंग खत्म, इसका मतलब सबको मिल गया क्वेश्चन। आइए जनाब, रिक्वायरमेंट में हमेशा पहले पढ़ा करती हूँ ताकि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें आइडिया हो जाए कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने इन्फॉर्मेशन को कैसे पिक करना है। कहते हैं हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। एक दफा कॉस्ट मॉडल यूज कीजिए और एक दफा फेयर वैल्यू मॉडल। जरा मुझे दोबारा से रिकॉल करा दीजिए। कॉस्ट मॉडल में क्या करना है? स्क्रैप वैल्यू 0 और डेप्रिसिएशन होगी। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस या क्या होगा? गेन। और उसने कहाँ जाना है? ओआई में। याद हो गया टेबल? बढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी पी परचेज द बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। पर्पस जरूर देख लीजिएगा, बड़ी दफा एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। पर्पस और देता है, इंफॉर्मेशन आईपी वाली दे देता है, बच्चा आईएएस 40 अप्लाई करके आ जाते हैं। पर्पस पहले देख लीजिएगा। यहाँ पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट। अगर वो लिख देता फॉर यूज, तो फिर एप्लीकेशन किसकी करनी? आईएएस 16। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल के लिए आपने बिल्डिंग परचेज की है। अच्छा, अगर वो ये लिख देता परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, हाँ जी, क्यों? प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सियाने हो गए हो। ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। बिल्डिंग की कॉस्ट है जनाब 1 मिलियन विद अ ट्रांसैक्शन कॉस्ट 10,000। क्या ट्रांसैक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी? यस। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दैट डेट। अच्छा, डेप्रिसिएशन सिर्फ वो कहता है इसमें से 3 लाख की करनी है। क्यों कहता है ये? प्रॉपर्टी मीन लैंड प्लस बिल्डिंग। लैंड डेप्रिशिएट होती है? नो। तो भाई लैंड की वर्थ ज्यादा है इस एग्जांपल में, बिल्डिंग की वर्थ कम है। प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो 10,10,000 है। एम आई राइट?
लेकिन उसमें से बिल्डिंग की कितनी वर्थ है जिसको डेप्रिशिएट करना, वो कितनी है? 3 लाख। हम सिर्फ उसी को डेप्रिशिएट करेंगे और लाइफ कितनी है? 50 ईयर्स। चलो कितनी आई डेप्रिसिएशन? 6000 आ रही है। कॉस्ट मॉडल यूज करोगे तो देखो उसने क्या किया, 10 लाख 10,000 में से 6,000 को माइनस किया, बुक वैल्यू कितनी आई? 1,004,000। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब जब हम फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाएंगे, और डेप्रिसिएशन ने कहाँ जाना है? इनकम स्टेटमेंट। अब जब वो फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ आया तो उसने देखा है, अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ईयर 1 के एंड में, 1 ईयर ये आपके पास है, हो चुका हुआ है, इसको 1 साल आपके पास, उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 13 लाख। पहले कितनी थी? 10 लाख 10,000। कोई डेप्रिसिएशन नहीं करनी क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फेयर वैल्यू मॉडल। डायरेक्टली 10 लाख 10,000 माइनस 13 लाख, 2,90,000। दिस इज व्हाट? गेन। गेन को कहाँ लेके जाना है? OI में, OCI में नहीं, OI में। देखो उसने क्या लिखा है, सरप्लस आया, सरप्लस के साथ कुछ उसने मेंशन किया, वो स्टेटमेंट में कहीं मेंशन कर दिया होगा। चलिए जरा एग्जांपल नंबर 2 को 1 मिनट के लिए देखिएगा, खुद देखो। हाँ जी, क्लियर हो गया? वही बात इसने इसमें करी हुई है। चलो भाई, अब हम मिलकर डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। नहीं बेटे, सिर्फ ये जो पढ़ा है, इतना सा पढ़ा है, बस उसकी एप्लीकेशन कर लो, बस इसके बाद नेक्स्ट नहीं डिस्कस करते। अच्छा, थ्योरी जो मैंने फॉरवर्ड कर ली हुई सारी, वो मेरे नोट्स वाली करनी, ठीक है? अभी टाइम है ना, एक यार एग्जांपल और कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फिर एक काम करना है, एग्जांपल नंबर 3 मैंने डिस्कस कर दिए, मैं सारे पॉइंट्स घर से देखकर आने, पक्का? बदी दो, तुम लोग भी करके आओगे। इधर तो इनके ग्रुप में मैंने ऑनवर्ड कोई जो अपने हैंड्स आउट नहीं देने, भाई बड़े बदीद हैं, थैंक यू भी नहीं बोलते। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, जिन स्टूडेंट ने बेटा ब्रेक लिया था, रिज्वाइन किया है, मैंने आपसे कल भी बात की थी मेकअप क्लासेस की, ठीक है? आप इधर भी कंटिन्यू करो, जो हम IAS 16 आपका मिस हो गया हुआ है, वो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर रही हूँ। तो कल से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं फ्रॉम 11 to 12। एक आपने ये रेगुलर क्लास अटेंड करनी है 9 to 10, फिर 1 आवर की ब्रेक है, फिर 11 to 1। तो कल किसी ने मिस नहीं करना जिसका IAS 16 मिस हुआ।